नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए जीएस के सेट को कवर करेंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि सेट पैटर्न पर आधारित जितने भी आपका मैथमेटिक्स का क्वेश्चन दिया गया है, क्योंकि मैथमेटिक्स आप देखेंगे तो 25 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। मैथमेटिक्स अगर आप देखेंगे तो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन आपके नहीं पूछे जाते हैं। हालांकि मैंने आपको प्रीवियस ईयर का जितनी भी आपका सेट है ये मैंने आपको कंप्लीट जो आपको प्रोवाइड भी आपको किया हुआ है। तो आप सभी लोग टेलीग्राम से जुड़ जाएं। टेलीग्राम पर आपको कंप्लीट इसका PDF मिलेगा। साथ ही हम लोग जो है जीएस में अगर देखा जा सकते हो तो साइंस का आपका टोटल आपका 20 क्वेश्चन आपका पूछा जाना है और जीके का आपका 20 क्वेश्चन आपका पूछा जाना है। यानी कि आपका जो जीके जीएस का पूछा जाना है ये आपका टोटल 40 क्वेश्चन पूछा जाना है, जो काफ़ी अच्छा खासा आपका वेटेज होना है। तो जीएस पर अच्छे खासा अगर प्रैक्टिस आप लोग कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपके स्कोर आपके बेहतर रहेगा। और सीबीटी मूड में आपका एग्जाम होगा तो कहीं ना कहीं आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे और इसमें किसी प्रकार का जो है क्वेश्चन वगैरह इधर उधर आपका नहीं होता है। आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को बनाएंगे, तभी आपको जो है गवर्नमेंट कॉलेज और एक अच्छा जगह पर आपको जो है प्रीफेयर आपको किया जाएगा। और इसमें देखिए रिजल्ट को लेने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपका प्रैक्टिस होना चाहिए। कुछ आपका सिलेक्टिव टाइप आपका नोट्स है जिसको कि आपको लगातार आपको कवर करना चाहिए। बाकी इसका सिलेक्टिव टाइप जितनी भी आपका नोट्स है आपके अलग अलग बुक का, जैसे कि किरण पब्लिकेशन, द प्लेटफॉर्म का या फिर यूनिक पब्लिकेशन आपका हो गया, तो अलग अलग जितनी भी आपका बुक आपका प्रिपेयर हुआ है इन सभी से जो भी आपका सिलेक्टिव क्वेश्चन है आपका, जो कि बिहार डीएलएड के अंतर्गत आपका क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, इसको मैंने खुद से सिलेक्ट करके जो है नोट्स भी आप सभी लोगों को प्रोवाइड किया है। तो आप सभी लोग नोट्स को जरूर रिवीजन करें अच्छे तरीका से। तो आइए साथियों हम लोग सेशन को कंटिन्यू करते हैं। बाकी मैथमेटिक्स आपको अलग से प्रोवाइड किया जाएगा, कुछ क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्चुअल भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो आइए सेशन को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो साथियों जैसा कि आप लोग देख पाएंगे कि हमारा जो पेपर कंडक्ट हुआ था, इसके अलावा मैंने आपको शिफ्ट वाइज आपको कंप्लीट इसका PDF भी आपको प्रोवाइड किया हुआ है, उसे आपको टिक मार करके भी मैंने आपको प्रोवाइड किया है। अगर आप सभी लोगों को बिहार डीएलएड का अगर स्पेशल मेरे ग्रुप को अगर ज्वाइन करना है, जहाँ पर कि स्पेशल आपका सिलेक्टिव टैब आपको नोट्स मिलेगा, सब्जेक्ट वाइज आपको सभी तरह के आपके क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा, प्लस आपको फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट मिलेगा, जिसमें कि आप सभी लोग पूरा फुल सेट को आप लगा करके जो है खुद को जज भी कर पाओगे कि कितना आप एक्यूरेसी इसमें उससे मेंटेन कर पा रहे हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो आपका भूमिका रहेगा कि कितना आप एक्यूरेसी मेंटेन कर रहे हैं, उसी के बेसिस पर आपको कॉलेज प्रीफेयर होगा। तो साथियों अगर देखा जाए तो आज के सेशन में हम लोग 8/6/2023 के शिफ्ट में जो पेपर आपका कंडक्ट हुआ था, इसका कंप्लीट हम लोग जीएस के पेपर को कवर करेंगे। इसमें जो भी आपका मैथमेटिक्स दिया गया है इसको मैं अलग से आपको जो है प्रोवाइड करूंगा। तो ये साथियों सेशन को कंटिन्यू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो जैसा कि साथियों देख पाएंगे कि आज का पहला प्रश्न हमारा, सबसे पहले हम लोग विज्ञान को कवर करते हैं, फिर हम लोग चलेंगे जीएस पर, जीके पर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है दिया गया है कि अगर हवा ध्वनि संरचना के विपरीत दिशा में बढ़ रही हो तो ध्वनि का वेग क्या होगा, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए साथियों प्रश्न हमारा कि हवा ध्वनि संरचना के विपरीत दिशा में अगर बढ़ रही हो, यानी कि हवा अगर इधर से अगर चल रहा है और ध्वनि अगर इधर से आ रहा है तो क्या होगा। तो निश्चित रूप से अगर देखा जाए तो ध्वनि का जो वेग है ये हमारा क्या हो जाएगा, तो बढ़ जाएगा। दिया गया कि प्रश्न हमारा कि अगर हवा ध्वनि संरचना के विपरीत हो, यानी कि हवा जो है ये ध्वनि संरचना के, मतलब जैसे कि सपोज दैट कि ध्वनि संरचना, जैसे कि ध्वनि इधर से अगर मान लिया जाए कि इधर से संचारित हो रहा है, इसके अगर विपरीत है तो साथियों आपका घटेगा, यानी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषक का प्रमुख कारण है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिया गया है और इन सभी क्वेश्चन में से आपको देखना है कि कितना एक्यूरेसी आप मेंटेन कर पा रहे हो, और सेशन वाइज करके मैं आपको प्रोवाइड भी करूंगा, साथ ही आपको नोट्स भी आपको मिलेगा। तो आप सभी लोगों को प्राइवेट ग्रुप पर जुड़ने के लिए इस नंबर पर आपको SMS कर देना है 7050513705 पर। आप सभी लोगों को ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। तो वहाँ से क्या है कि बिल्कुल आप इजी वे में जो है आंसर आपको टिक मार करके मिल जाएगा, पूरा कंप्लीट आपको सेट, प्लस आपको नोट्स के साइड में आंसर भी आपको लिखा हुआ रहेगा। तो इसे एक प्रॉपर वे में आप रिवीजन कर पाएंगे। साथ ही आपको टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगा। बाकी ऑल ओवर आपको सारा कुछ जो है उस ग्रुप पर आपको प्रोवाइड किया जाएगा, किसी भी तरह आपको जो है सोचने की आवश्यकता ही नहीं होगी। तो साथियों दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का प्रमुख कारण है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। देखिए साथियों जल प्रदूषण के बारे में बताना है कि इसका जो है प्रमुख कारण क्या है। तो साथियों यहाँ पर हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, औद्योगिक कचरा। ध्यान रखेंगे जल प्रदूषण का सबसे प्रमुख जो कारण है ये हमारा हो जाएगा औद्योगिक कचरा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन एकल झिल्ली से घिरा हुआ है। देखिए कुछ क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्चुअल भी दिए गए हैं। तो ये आपको हो जाएगा लाइसोसोम। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो ये लाइसोसोम को ही कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, किस जीव का प्रयोग जैविक खाद के रूप में किया जाता है। तो साथियों जैविक खाद के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो ओजोला आपका हो जाएगा। रिपीटेड क्वेश्चन है, याद रखेंगे। जैविक खाद के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो आपके ओजोला का किया जाता है।
अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि दोहरा निषेचन विशिष्ट है। साथियों दोहरा निषेचन विशिष्ट है, तो देखिए दोहरा निषेचन विशिष्ट है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा एंजियोस्पर्म। देखिए वैसा आपका क्या होता है कि जिसमें कि बीज जो होता है ये फल के अंदर पाए जाते हैं, हम लोग बोलते हैं एंजियोस्पर्म। तो साथियों बोला जा रहा है कि दोहरा निषेचन किस में होता है, तो एंजियोस्पर्म वाले में होता है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी तत्व की परमाणु संख्या होती है, किसी तत्व की परमाणु संख्या होती है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो किसी भी तत्व की साथियों अगर परमाणु संख्या की बात करें तो ये आपके प्रोटॉन की संख्या के जो होता है बराबर होता है। इसके बारे में ऑलरेडी मैंने बताया है कि जेड ई और पी जो हमारा होता है ये बराबर होता है। देखिए जेड जो होता है ये परमाणु संख्या होता है, और जितना आपका परमाणु संख्या होगा उतना आपका इलेक्ट्रॉन होगा और उतना ही आपका प्रोटॉन होगा। तो इस प्रकार से अगर हम देखें ऑप्शन, तो बोला जा रहा है कि किस तत्व की परमाणु संख्या होती है, किसी तत्व की, तो प्रोटॉन की संख्या के बराबर, यानी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु के लिए गुरुत्वीय त्वरण का मान स्वतंत्र होता है, तो देखिए वस्तु के द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है, ये जो है वस्तु के द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करता है। और देखिए गुरुत्वीय त्वरण जो हमारा जी होता है इसका वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कई बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है तो याद रखेंगे जी का जो वैल्यू होता है सबसे अधिक आपका जो है पृथ्वी के ध्रुव पर होता है, और ऊंचाई या गहराई के साथ जो है जी का मान आपका वेरिएशन करता है, यानी घटते बढ़ते रहता है। एक यहाँ से आपके होते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसे हम लोग जी कहते हैं, इसका वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर आपका जो है केजी स्क्वायर होता है। तो इसको यहाँ पे जो है आप लोग याद रखेंगे। पूछा जाता है कि जो हमारा गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है सार्वभौमिक नियतांक होता है, इसका पूछा जाता है यूनिट क्या होता है, तो साथ ही याद रखेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। तो इतने फैक्ट को यहाँ से आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो साथियों देखा जाए तो प्रकाश परावर्तन के टोटल 2 नियम होता है। पहला होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। इसके अलावा आपतन कोण जो होता है ये परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो ये हमारा दूसरा नियम होता है। इस प्रकार से अगर देखें तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तो नेक्स्ट हमारा दिया गया है एक हॉल का फर्श 8 मीटर लंबा तथा 6 मीटर चौड़ा है। एक चींटी इसके एक कोने के विकर्णतः सम्मुख दूसरे कोण तक जाए तो चींटी का विस्थापन क्या होगा, ये आपको पर पूछा जा रहा है। आइए हम लोग इसको समझते हैं। तो जैसा कि सबसे पहले आपको सिंपली क्या करना है कि एक फर्श, सपोज दैट कि ये आपका एक प्रकार का क्या है आपका फर्श है, जिसमें कि साथियों दिया गया एक हॉल के फर्श 8 मीटर लंबा और 6 मीटर चौड़ा है। इसके विकर्णता एक क्या है कि चींटी जा रही है, जैसे ये मान लेते हैं कि 6 है, जैसे कि मान लिया जाए कि ये आपका 8 है, ये आपका 6 है। तो यहाँ पर आपको क्या निकालना है, विकर्ण निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से अगर कोई जा रहा है तो ये आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है और हमें विकर्ण निकालना है, जिसको हम लोग कर्ण के रूप में लिखेंगे। तो अंडर रूट आपका क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा, और प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे तो आपका हो जाएगा 36। इसको निकालेंगे साथियों तो हमारा 10 निकल करके आ जाएगा कैलकुलेट करने के बाद। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। इतना थोड़ा डायरेक्ट अगर करेंगे तो आप लोग समझ पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि मेंडलीव के समय ज्ञात तत्वों की संख्या थी। देखिए कुछ बच्चे क्या है कि अभी जैसे कि 10+2 अभी रिसेंटली जो है पास किए होंगे, तो थोड़ा सा है कि चूंकि ये सभी जो है आपके कंपटीशन के अंतर्गत आपके आते हैं, तो थोड़ा सा आपको समझने में हो सकता है कि प्रॉब्लम, इसलिए थोड़ा रिवील करना पड़ता है। तो साथ यहाँ पर देखेंगे तो मेंडलीव के समय ज्ञात तत्वों की टोटल संख्या कितनी थी, ये हमें पूछा जा रहा है। तो उस समय टोटल जो है 63 था, ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है। तो देखिए इसमें जो है ना वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन हमारा साथियों सी करेक्ट हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर जो है ये धारा सूचक यंत्र होता है, एमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है, तो एमीटर के द्वारा धारा को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि पदार्थ की अवस्थाएं हैं। तो पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस। बाकी अगर देखा जाए तो चौथा हमारा आ जाता है प्लाज्मा, 5वां आ जाता है बोस-आइंस्टाइन। तो ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टाइन होता है, लेकिन यहाँ पर हमें 3 छांटना है। पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती है, तो ठोस, द्रव, गैस होता है, जो कि ऑप्शन हमारा बी में दिया गया है, ठोस, द्रव, गैस। तो ऑप्शन हमारा बी साथियों राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन F2 पीढ़ी में लक्षण रूपी एक संकर, बोला जा रहा है कि एक संकर संकरण का अनुपात है। इम्पोर्टेंट है, F2 जो पीढ़ी हमारा है, जो कि मेंडलीव के द्वारा इन चीज़ों का रिप्रेजेंटेशन किया गया था, और यहाँ पर आपको बताना है कि ये क्या है। तो ये हमारा जो है 3:1 के फॉर्म में पाया गया था, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि कच्छ और खंबात के खाड़ी में किस प्रकार की ऊर्जा के विकास की संभावनाएं हैं, ये आपको ऊपर पूछा रहा है। तो साथियों देखेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो आ रही है, बोला जा रहा है कि कच्छ खंबात के खाड़ी में किस प्रकार की ऊर्जा के विकास की संभावनाएं हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए तो अक्सर क्या होता है कि जो है ना पवन या हवा के कारण से जो है ज्वार भाटा आता है, और ऐसे में क्या होता है कि प्लांट वगैरह लगा करके जो है आप विद्युत का उत्पादन भी कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है एरेंकाइमा दिया गया है, एरेंकाइमा किसके द्वारा पौधों के लिए सहायक होता है। तो साथियों यहाँ पर अगर देखें तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा एरेंकाइमा किसके लिए जो है सहायक होता है, तो हमारा हो जाएगा हाइड्रोफाइट्स में उत्प्लावन प्रदान करना, यानी ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए हाइड्रोफाइटा के अंतर्गत कुछ पौधे होते हैं जो कि क्या करते हैं कि सूर्य जो हमारा है कि बिना वो जो है मृदा से संपर्क रहे, वो पानी पर ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को जो है कायम रखता है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर साथियों डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में यहाँ पर आपको दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन पारा का अयस्क है, ये आपको ऊपर पूछा जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। पारा की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पारा का अयस्क कौन सा है, तो हमारा हो जाएगा सिनेबार। सिनेबार जो होता है ये पारा का अयस्क होता है। अगर आपको ये पूछा जाता है कि जो सिनेबार यानी पारा होता है परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो ये आपका जो है 80 होता है, ध्यान रखेंगे। इसी पारा का प्रयोग किया जाता है थर्मामीटर में, इसी पारा का प्रयोग किया जाता है भखरा सिंदूर को बनाने में। भखरा सिंदूर का जो सूत्र होता है ये आपका HgS होता है। देखिए साथियों पूछा जाता है कि क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है, तो ये भी आपका जो है पारा को ही जो है क्विक सिल्वर कहा जाता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो पूछा जाता है कि कमरे के ताप पर कौन सा ऐसा धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो ये भी हमारा हो जाएगा पारा। तो इतने फैक्ट को यहाँ से आप लोग याद रखेंगे। पारा जो होता है ये -39 डिग्री सेल्सियस ताप पर जमता है। तो इतने फैक्ट को यहाँ से आपको याद रखना है, ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सजीव में पाए जाने वाला जैव प्रक्रम है। साथियों सजीव में पाए जाने वाला जो जैव प्रक्रम होता है ये कौन सा होता है, तो इसमें आपका यहाँ पर हो जाएगा श्वसन, पोषण और जनन। ये सभी जो है हमारे सजीव में पाए जाते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत हीटर में तार की कुंडली किस तत्व की बनी होती है। विद्युत हीटर में तार की जो कुंडली होती है किसकी बनी होती है, तो देखेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा नाइक्रोम। यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है, तो ये आपके टंगस्टन का बना होता है, ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बाहर के विचार से जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात क्या होगा। तो देखिए जल जो हमारा होता है इसका फॉर्मूला होता है H2O। इसमें आपको बताना है कि जो होता है ना यहाँ पर आपका दिया गया है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो है अनुपात कितना होता है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो देखिए सिंपली यहाँ पर आपको क्या करना है कि थोड़ा सा आपको कल डायरेक्टली अगर देखें तो यहाँ पर आपको दिया गया हाइड्रोजन का आप देखेंगे तो ये आपको ऑक्सीजन वाला इसके पास रहता है, ये वाला इसके पास रहता है। किसी भी कंपाउंड्स को अगर लिखा जाता है तो ये आपका एक्सचेंज हो जाएगा, तो 1:2 आपका 2 हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये सभी आप लोगों ने 10th में भी पढ़ रखा होगा, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि ऐसा जो है आपको रिवील करने का, कॉन्सेप्चुअल पढ़ाने का, डिफिनेशन पढ़ाने का ये तो अभी समय नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग जो है अच्छे तरीके से देखेंगे, और ऑलरेडी आप लोगों ने जो है पहले भी कुछ ना कुछ आप लोगों ने पढ़ करके रखा होगा। अगला क्वेश्चन है कि पोषण जिसमें जीव शरीर के अंदर भोजन लेता है और एंजाइम का उपयोग करके पचाता है उसे कहते हैं। तो साथियों इसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है होलोजोइक। ध्यान रखेंगे होलोजोइक कहा जाता है, यानी ऑप्शन हमारा डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ से देखिए जो है सामाजिक अध्ययन, जिसके अंतर्गत आपका पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी सभी क्वेश्चन आपके आएंगे। यहाँ से फिर आपका जो है 20 क्वेश्चन यहाँ से आपका पूछा जाता है। तो लेवल देखिए किस लेवल से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, और इसी बेसिस पर आपको तैयारी करना है। टू द पॉइंट तैयारी करेंगे, डेफिनेटली स्कोर अच्छा होगा। अगला क्वेश्चन है कि आज भारत में जल विद्युत शक्ति लगभग योगदान करती है उत्पादित कुल बिजली का। देखिए पूरा बिजली का लगभग जो है कितना % जल विद्युत के द्वारा पूरा किया जाता है, तो लगभग अगर देखेंगे तो 22% हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भारत में पूछा जाता है कि किस प्रकार का ऊर्जा का यानी विद्युत का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, तो ताप का होता है। अगर आपको ये पूछा जाता है कि जो पवन ऊर्जा का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पर होता है, तो ये तमिलनाडु के अंतर्गत होता है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई। देखिए साथियों धर्मनिरपेक्ष राज्य की जो स्थापना हुआ था सर्वप्रथम अमेरिका में हुआ था, और सर्वप्रथम जो लिखित संविधान लागू हुआ था ये अमेरिका के अंतर्गत ही हुआ था। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे किस देश का संविधान जो है सबसे बड़ा लिखित संविधान है, तब अपना हो जाएगा भारत। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन में दिया गया है दाची ग्राम जो जम्मू कश्मीर में स्थित है क्या है। देखिए साथियों, दाची ग्राम जो जम्मू कश्मीर के अंतर्गत स्थित है ये क्या है, तो एक प्रकार का राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको ये पूछा जाता है कि भारत का जो है सर्वप्रथम जो है राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कहाँ पर किया गया था, तो उत्तराखंड में किया गया था, जिसे हम लोग जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहते हैं, और इसकी स्थापना 1936 में किया गया था। तो इतने फैक्ट को यहाँ से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि मत गणना का कार्य कौन करता है। अच्छा, मतगणना का कार्य कौन करता है ये आपको हमें बताना है। तो ये चुनाव आयोग करता है, और चुनाव आयोग का जो वर्णन है ये हमारा आर्टिकल जो है 324 से लेकर के 329 तक जो है चुनाव आयोग का वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों दिया गया है बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई। बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1973 में बाघ परियोजना की शुरुआत हुई। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, प्रश्न कहा जा रहा है कि रूस जापान का युद्ध कब हुआ। देखिए, रूस और जापान का युद्ध कब हुआ ये आपको नंबर बताना है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1905 में, ध्यान रखेंगे 1905 में। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि ब्रिटेन में किस वर्ष सार्वजनिक वयस्क मताधिकार को मान्यता मिली। देखिए, ब्रिटेन में किस वर्ष सार्वजनिक वयस्क मताधिकार को मान्यता मिली, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1928 में। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको रटने ही पड़ेंगे, इसमें कोई आपका अलग से जो है ट्रिक नहीं है। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। प्रैक्टिस में रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, सब कुछ आपका होगा। और जो मैंने आपको नंबर लिखाया है इस पर आप सभी लोग मैसेज कर देंगे, तो ग्रुप में इससे क्या होगा कि आप ऐड हो जाएंगे। और यहाँ पर क्या है कि ग्रुप में जैसे आप ऐड होंगे तो वहाँ पर क्या है कि आपको टिक मार करके जैसे आंसर भेजा जाएगा तो आप आसानी से इसको जो है याद कर पाएंगे एक बेहतरीन तरीका से। और इसमें साथियों जुड़ने के लिए आप सभी लोगों को मैं पहले बता दूं कि इसमें आपको 31 रुपीज़ आपको पे करना है, क्योंकि इसलिए इसको जो है पेमेंट के रूप में मैंने रखा हुआ है। क्योंकि इसमें अगर देखा जाए तो बुक काफ़ी कॉस्टली अब आता है, क्योंकि जीएसटी वगैरह लगने के कारण से क्या है कि बुक कॉस्टली आता है। फिर उसको सिलेक्ट करना, जो भी आपका सारा बुक को एनालिसिस करना है, कहाँ से कितने क्वेश्चन जो है बराबर आपका रिपीट हुआ है, तो इसमें क्या होता है कि समय भी इन्वेस्ट होता है, साथ ही आपका क्या होता है कि मेहनत लगता है। दूसरी चीज़ें कि इसमें यहाँ पर क्या है कि बुक जो कॉस्टली आपका आता है, कि बुक अगर देखेंगे तो 200 रुपया का एक बुक लगभग आता है। और पटना वगैरह में थोड़ा है कि जो है इतना में हो जा रहा है। गांव में अगर बुक देखेंगे तो आप अलग अलग जैसे मार्केट में देखेंगे डीएलएड चूँकि हर एक जगह अवेलेबल हो भी जाता है, इसमें थोड़ा कॉस्टली आता है, जिसके कारण से जो है फी रखा गया है। ठीक है, तो आप सभी लोग उससे जुड़ जाना। अगला क्वेश्चन है कि दिया गया है कि हुआ, और 31 रुपया के बदले जो है आपको काफ़ी ज़्यादा उसमें प्रॉफिट आपको भी होगा, कि काफ़ी ज़्यादा आप देखेंगे तो वहाँ पर कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा, प्लस आपको टेस्ट भी आपको दिया जाएगा, सिलेक्टिव क्वेश्चन दिया जाएगा, और एक अच्छे तरीका से वहाँ पर क्या है कि सिस्टमेटिक तरीका से सारा कुछ आपको जो है चलेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारा दिया गया है कि वह भूमि जो 5 से अधिक कृषि वर्षों के लिए बिना खेती के छोड़ दी जाती है डैश के रूप में जानी जाती है। तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कृषि योग्य बंजर भूमि, यानी ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों दिया गया है कि रेशम के धागे का उत्पादन के लिए रेशम कीड़े के पालन के रूप में जाना जाता है। तो देखिए, रेशम जो है कीड़े का उत्पादन के रूप में रेशम कीड़े के पालन के रूप में जाना जाता है, ये क्या जाना जाता है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा रेशम उत्पादन। ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, जिसे हम लोग सेरीकल्चर भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो हमारा यहाँ पर दिया गया है कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। देखिए, सभी ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, और साथियों काली मिट्टी को ही हम लोग दूसरा नाम देते हैं रेगुल मिट्टी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, अगर देखिए आपको ये पूछा जाता है कि जो है एक पूछा जाता है आपका कि जो है आपका रेगुल मिट्टी जो है सबसे अधिक कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये जो है आपके उत्तरी भारत में जो है सबसे अधिक पाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, बोला जा रहा है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किसने की थी, आपको नंबर बताना है। तो ये देखिए 1907 में किया गया था, और यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि जो है किसने किया था, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जमशेदजी टाटा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो देखिए साथियों, नेपाल की सबसे लंबी नदी हो जाएगा हमारा करनाल। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और पूछा जाता है कि जो है जो सबसे बड़ा जो हमारा पर्वत शिखर चोटी है ये कहाँ पर है, तो नेपाल के अंतर्गत स्थित है। और अगर आपको ये पूछा जाता है कि जो हमारा माउंट एवरेस्ट है ये जो है नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, तो इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। तो इतने फैक्ट को आप लोग यहाँ से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि बिरसा मुंडा ने, बोला जा रहा है कि ईसाई मिशन रियो पर कब
हमला किया, ये आपको पर बताना है। देखिए क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ेंगे। दिया गया है कि बिरसा मुंडा ने ईसाई मशीनरियों पर कब हमला किया, ये आपको पर बताना है। तो देखिए साथियों, यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा 24 दिसंबर 1889 को किया था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कि लोकतंत्र में शासन कौन करता है। लोकतंत्र में शासन कौन करता है, तो देखेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जनता, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। लोकतंत्र में शासन कौन करता है, तो ये जनता करती है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है। बोला जा रहा है कि जूट के सबसे अधिक कारखाने मिलते हैं। जूट के सबसे अधिक कारखाने कहाँ पर हमें देखने को मिलता है, तो हुबली तट पर मिलता है। और जूट उत्पादन में जो है पश्चिम बंगाल अग्रणी राज्य है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो चावल उत्पादन में जो है ये हमारा पश्चिम बंगाल जो है अग्रणी है। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि भारत में कैबिनेट शब्द का प्रयोग पहली बार किस संविधान संशोधन में किया गया। साथियों, कैबिनेट की अगर हम बात करें तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन। और देखिए पूछा जाता है कि जो संपत्ति का अधिकार है इसे कब हटाया गया था, तो ये भी हमारा जो है 44वां संविधान संशोधन के तहत ही संपत्ति के अधिकार को हटा करके जो है आर्टिकल 300 के ए के अंतर्गत आपका डाला गया है। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हमारे, भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की गई। साथियों, भारत में नई आर्थिक नीति की जो घोषणा किया गया था 1991 में किया गया था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि भारत में स्थित लोनार झील किस प्रकार का झील है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग जस्ट याद करेंगे, ये क्वेश्चन आपके आएंगे। साथियों, दिया गया है कि भारत में स्थित लोनार झील किस प्रकार का झील है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्रेटर झील, यानी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बोला जा रहा है यूगोसेफ मेज़नी ने गुप्त भूमिगत की स्थापना की यंग यूरोप नामक समाज में। देखिए प्रश्न को समझिए। बोला जा रहा है यूगोसेफ मेज़नी ने गुप्त भूमिगत की स्थापना की यंग यूरोप नामक समाज में। यंग यूरोप जो यूरोप नामक समाज है इसमें बोला जा रहा है कि मेज़नी ने गुप्त भूमिगत की स्थापना किया। अच्छा, तो बताना है कि किस प्रकार के जो है इन्होंने स्थापना किया, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बर्न। ऑप्शन साथ यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि रंगभेद की नीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाले कौन थे, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मार्टिन लीथर किंग जूनियर, यानी ऑप्शन हमारे यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों, जितने भी क्वेश्चन आपका दिया गया था जीएस पेपर का कंप्लीटली मैंने जो है आपको रिवील करा दिया है। और इसी टाइप से आपका जो है इस पूरा हम लोग जो है इस सेट को कंप्लीट करेंगे। साथ ही साथ आपका जो है मैथमेटिक्स भी आपका चलेगा, जिससे कि आप प्रॉपर वे में जो है अच्छे स्कोर कर पाएंगे। और प्रैक्टिस सेट के अकॉर्डिंग जितनी भी आपका जो है सेट पैटर्न पर आधारित आपका मैथमेटिक्स आपको दिया गया है, इसको कवर करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि 25 मार्क्स का आपको मैथमेटिक्स पूछा जाएगा। केवल आप प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स में आपको प्रैक्टिस ही करना है। प्रैक्टिस करेंगे डेफिनेटली आपका अच्छा खासा स्कोर हो जाएगा। बाकी किसी प्रकार का डीएलएड से रिलेटेड डाउट या संशय हो तो आप मुझे कमेंट करेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी क्लास अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। और डीएलएड का हम लोग एक बेहतरीन तरीका से जो है तैयारी भी कराने वाले हैं। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।